जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो धोखा देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह 3 लोग भरोसे के लायक नहीं होते। कभी भी इन पर विश्वास मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी रोना पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रहस्यमय और शिक्षाप्रद है। यह कहानी सुनने में आपको बड़ी ही अच्छी लगेगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, इसी कहानी में हम आपको बताएंगे कि कौन से 3 लोग हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है। किसी राज्य में सूरज प्रताप नाम का एक राजा रहता था। उस राजा के महल के पास में ही बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के सुगंधित फूल और मीठे फल के पेड़ लगे हुए थे। दोस्तों, इसी बगीचे में बड़ा ही विचित्र संतरा का पेड़ था। यह पेड़ तो सामान्य पेड़ों के जैसा था, लेकिन इस पर जो संतरे लगते थे वह सोने के होते थे। राजा इस विचित्र सोने के पेड़ के कारण ही बगीचे की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम रखता था कि कहीं कोई सोने के संतरों को चुरा करके ना ले जा पाए। एक दिन की बात है कि जो उस बाग की रखवाली करने वाला माली था, उसने सोने के संतरों की जब गिनती की तो उसमें से एक संतरा कम था। माली दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा और कहा कि महाराज, आज तो गजब हो गया, एक सोने का संतरा बाग से चोरी हो गया। माली की बात सुनते ही राजा फौरन बाग में पहुंचा। देखा तो वास्तव में एक सोने का संतरा गायब था। राजा विचार करने लगा कि सुरक्षा का इतना कड़ा इंतजाम होने के बावजूद भी बाग से सोने के संतरे की चोरी कैसे हो गई। राजा तत्काल दरबार में पहुंचा और उसने घोषणा करवा दी कि सोने के संतरा को चोरी करने वाले का जो भी पता बताएगा और उसे पकड़ेगा, उसे बहुत सारा धन इनाम में दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने राजकुमार को उसी बगीचे में पहरा देने की इजाजत दे दी। उसके बाद जो बड़ा राजकुमार था रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे के बाद ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सो गया। सुबह जब उठा तो उसने देखा कि संतरों की जब गिनती की तो वह यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि रात भर में एक और संतरा गायब हो चुका था। इसके बाद दूसरी रात को जब मझले राजकुमार ने बाग में पहरा देने का काम संभाला, उसे अभी आधी रात में पहरा से पहले ही नींद आ गई और तीसरा संतरा चोरी हो गया। अब यह सब देख करके राजा बहुत चिंतित हो गया। दरबारियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सभी लोग जो भी उस राज्य में थे सब परेशान हो उठे कि इतने में सबसे छोटा जो राजकुमार था वह आया और उसने राजा से कहा कि आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था, वह उसे मूर्ख समझता था। उसने उसे डांटते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिल जाएगी? जब तुम कोई दूसरे काम राज्य के सही से नहीं कर सकते तो क्या तुम यह काम कर लोगे? तुमसे बड़े और तुमसे अधिक समझदार दोनों राजकुमार इस काम में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार अपनी जीत पर अड़ा रहा। उसने राजा से एक बार और प्रार्थना की कि उसे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा ने उसे छोटे राजकुमार को पहरा देने की इजाजत दे दी। राजकुमार जब रात में पहरा देने लगा, उसने यह तय किया कि किसी भी हालत में वह नहीं सोएगा और चोर को किसी भी तरह करके वह जरूर पकड़ लेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की मैना कहीं से उड़ती हुई आई और आकर के उसी सोने के संतरे के पेड़ के ऊपर आकर के बैठ गई। उसने देखते ही देखते सोने का एक संतरा तोड़ करके अपनी चोंच में पकड़ा और राजकुमार ने जब उस चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो फौरन निशाना साध करके उसने तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा। वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इतना अवश्य हुआ कि उस मैना का एक सुनहरा पंख टूट करके जमीन पर आकर के गिर पड़ा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने यह सारी बात राजा को बता दी और वह सोने का जो पंख था वह राजा के पास ला करके रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता रह गया। पंख की सुंदरता को देख करके राजा ने कहा
कि अगर उस मैना का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी मैना कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस मैना को कोई पकड़ करके लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए वहां से निकला। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। काफी दूर था। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देख करके तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्ला करके कहा कि राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की मैना की खोज में निकले हो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें उसका पता नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचो। वहां तुम्हें आमने सामने दो सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत रुकना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में जाकर के रुक जाना, जो बहुत मामूली और देखने में बड़ी ही भद्दी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात को सुनकर के राजकुमार को हंसी आ गई कि यह मुझे पागल बना रही है, कैसी बातें कर रही है। उसने डांटते हुए कहा कि भाग जा यहां से, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर के उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन वह लोमड़ी जो थी बड़ी ही चालाक थी। वह बच करके वहां से भाग निकली। राजकुमार आगे चलता हुआ जब गया और शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा और वहां पहुंच करके उसने देखा कि सड़क के किनारे सचमुच जो लोमड़ी ने बताई थी उसकी बात सच थी और दो सराय दिखाई दी। उसमें से एक सराय जो थी वह खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। और जो दूसरी सराय थी वह देखने में अच्छी नहीं थी। वह चारों तरफ से अंधेरा से घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असली में सोने की मैना की खोज में निकला है। उधर जब काफी समय बीत चुका था और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा, तो जो मंझला राजकुमार था वह उस सोने की मैना की खोज करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते उसी जंगल में पहुंचा और उसे भी वह लोमड़ी दिखाई दी। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं किया। उसने भी सोचा कि यह लोमड़ी तो झूठी है। जब शाम को वह उसी गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह जो सजी सजाई सराय थी वहां नाच गाने में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल चुका था कि वह किस लिए वहां आया है। यहां तक कि उसे घर लौटने की कोई सुध बुध नहीं थी। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की मैना की खोज में जाऊंगा। और राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार निराश होकर के लौटेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो इस काम को सफलतापूर्वक करेगा। मेरे दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए हैं, इसे भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जिद के कारण राजा ने उसे भी इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार जो था वह तैयार होकर के सोने की मैना की खोज में अपने घर से निकल चुका था। जंगल में उसे भी वही लोमड़ी दिखाई दी। राजकुमार ने जब लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना कि ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार लोमड़ी को आश्वासन देकर के चला, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर वह लोमड़ी बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि तुम सबसे अच्छे व्यक्ति मालूम होते हो। तुमने मेरी हर बात को माना है और मुझ पर किसी तरह का कोई वार नहीं किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और हर तरह से मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ बहुत बड़ी हो गई और राजकुमार उसी पूंछ पर चढ़ करके बैठ गया। उसके बैठते ही वह लोमड़ी जो थी वह हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों पहाड़ों को पार करके वह लोमड़ी उसी गांव में जाकर के वहां पहुंच गई। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर के छोटी और पुरानी सराय में अपना डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से बिल्कुल दूर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने के बाद उसे फिर वही लोमड़ी उसी रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा कि अब मैं बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो, आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला दिखाई देगा और उसी किले से होते हुए कि तुम्हें आगे निकलना है, जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर के किले के अंदर चले जाना और उसके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना।
जहां लकड़ी की एक मामूली से पिंजरे में सोने की मैना बंद है। तुम मैना को पिंजरे सहित उठाकर के किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वह मैना के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल करके भी मैना को उस पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकाल करके सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। यह कहकर के वह जो लोमड़ी थी राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठा करके और थोड़ी ही देर में उसको उस किले के पास पहुंचा दिया। जब वह किले के पास राजकुमार पहुंच गया तो राजकुमार ने किले के पास जाकर के देखा कि सचमुच उसके पहरेदार जो वहां पर थे महल में पहरा दे रहे थे, सभी सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जाकर के पहुंच गया जहां सोने की मैना पिंजरे में बैठी हुई। पिंजरे के पास ही सोने के 3 संतरे पड़े हुए थे। इन संतरों को देख करके राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये संतरा उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की मैना इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठा करके लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ गई। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती हीरे मोती जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था, लेकिन राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल चुका था और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकाल करके सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठा करके कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही आकर के कमरे में घुस गए और उन्होंने उस राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला कि उसने लोमड़ी की बात जो उसने बताई थी वह उसे नहीं उसने मानी। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले जाकर के पहुंच गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने जो सारी बात थी वह सब राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा कि तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाकर के मुझको दो शाह, तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की जो यह मैना है इसको भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त को मानना पड़ा। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में वहां से निकल पड़ा। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बात बता दी। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तुमने जो मैं कहा था मैंने वह तुमने मेरे कहने के अनुसार कार्य नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था यदि उसी तरह से तुमने वह कार्य किया होता तो आज तुम्हें मुसीबत में नहीं पड़ते। अगर तुम मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की जो मैना थी वह भी तुम्हें मिल जाती। राजकुमार कहने लगा, इस बार तो मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है और मैं जब सोने का घोड़ा ला करके दूंगा तभी वह मुझे सोने की मैना देगा, वरना यहाँ का जो राजा है मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी कहने लगी, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठ करके सीधे चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उस किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का जो घोड़ा है वह बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाकर के और उस घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही एक घोड़े पर कसने के लिए 2 जीन रखी होंगी। उनमें से एक तो पुरानी चमड़े की होगी और दूसरी जो जीन होगी वह सोने की होगी। लेकिन तुम सोने की जीन को हाथ मत लगाना और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कस करके वहां पर सवार हो जाना और उसे दौड़ते हुए किले के बाहर ले चले आना। राजकुमार ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठा लिया और कुछ ही देर में वह उसे लेकर के उसी किले के पास जाकर के पहुंच गई। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतार दिया और फिर वहां से लोमड़ी चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले के अंदर पहुंचा। अंदर जाकर के उसने देखा कि वहां के सभी नौ जाकर जो भी है वह सब सो रहे हैं। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जाकर के पहुंच गया
और वहां से एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने उसके पास जाकर के देखा कि वह घोड़ा सचमुच में सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी कभी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर के घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई एक सोने की जीन पर पड़ गई। जीन में बहुत सुंदर थी और इसमें हीरे मोती सभी जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन भी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना, यह तो राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन को उठा लिया और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। किले की नौकर चाकर सभी जान गए और थोड़ी ही देर में राजकुमार को पकड़ लिया और राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ पैर बांध करके राजा के सामने जाकर के वहां पर पेश कर दिया। राजा ने सारी बातें सुन करके कहा कि तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। राजकुमार ने कहा कि कौन सा काम? राजा ने कहा कि यहां से कुछ ही दूर पर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास लेकर के तुम्हें आना होगा। तुम्हें इनाम में यह सोने का घोड़ा भी दिया जाएगा। और इतना कहकर के बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस चुका था। मजबूर होकर के राजा की शर्त को उस राजकुमार को मानना पड़ा। अब वह सोने के महल की खोज में वहां से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वही लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थीं। लोमड़ी कहने लगी कि देखो, तुमने इस बार भी जो मैंने कहा था उस बात का तुमने जरा भी ख्याल नहीं रखा। लोमड़ी कहने लगी कि मेरी बात यदि तुम मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं छिपे रहना। जब महल से शाम को राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब के लिए आए तो तुम आगे बढ़कर के उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसका हाथ छुओ सारे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए फौरन तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना हो और किसी भी तरह से उसे महल में वापस मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर के आती हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन तुम उसकी बातों में मत फंसना, वरना फिर से एक नई मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर के उस लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस लोमड़ी की पूंछ पर जाकर के बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर के बाद सोने के महल के पास जाकर के पहुंच गई। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिप करके बैठ गया। शाम जब हुई और राजकुमारी नहाने के लिए जैसे ही किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़ करके तुरंत उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन वह राजकुमारी कहने लगी कि राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार ने राजकुमारी की बात सुनकर के कहा, यह नहीं होगा, तुम्हें फौरन मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देख करके राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। अंत में वह राजी हो गया और कहा, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर के तुम वापस आ जाओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार ऐसा करके बहुत पश्चाताप कर रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इतना सुनकर के राजकुमार रोने गिड़गिड़ा लगा, चिल्लाने लगा। इस पर दया आ गई और राजा ने थोड़ा विचार करते हुए कहा कि मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा सा पहाड़ तुम्हें दिखाई देता है, इसके कारण ही हमारे किले की जो सुंदरता है वह सब नष्ट हो गई है। अगर तुम 8 दिन के अंदर इस पहाड़ को खोद करके साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर के पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खो सकेगा। फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए कहना मान लिया, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे पहाड़ को खोदते खोदते 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी वह पहाड़ का एक कोना भी नहीं खोद सका। राजकुमार यह देख करके दुखी होकर के बैठ गया। अब उसे अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी मुझे हर बार ठीक सलाह देती थी, लेकिन मैं हर बार उसका कहना ना मान करके नई नई मुसीबत में फंसता जाता हूँ। राजकुमार इस तरह से सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठा करके जब देखा तो सचमुच वही लोमड़ी उसके सामने वहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ, इसलिए मुझे दया आ गई है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चली आ गई। आओ, तुम बहुत थक गए होगे, इसलिए तुम जाकर के थोड़ा सा आराम कर लो। मैं थोड़ी देर में तुम्हारा जो यह काम है उसे मैं पूरा कर दूंगी। इतना कहकर के इस बार राजकुमार ने बिल्कुल तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी की जिस तरह लोमड़ी कहेगी वह उसी तरह करेगा, और वह चुपचाप उठ कर के एक कोने में सोने चला गया। थोड़ी ही देर में उस राजकुमार को थके होने के कारण नींद आ गई। सुबह जब वह राजकुमार सो करके उठा तो उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य बाहर से दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा और राजा उसको देख करके उस पर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर से वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहने लगी कि बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुमको देखकर कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की जो मैना है उसे भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त भी कर सकते हो। राजकुमार कहने लगा, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की मैना कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है और अब यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार तुम काम करोगे तो तुम्हें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और जो तुम्हें सोने का घोड़ा है और सोने की जो वह मैना है वह भी मिल जाएगी। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर के सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर के तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े पर सवार हो जाना। सवार होकर के सबसे विदा ले लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो, तुम उसे हाथ से पकड़ करके घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता और उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। जाओ, तुम पहले इतना काम करो और इसके बाद में आगे का जो काम है वह तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहां से रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने कहा, ठीक है। और राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उस लोमड़ी ने कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर कि उसे इनाम में वह सोने का जो घोड़ा था वह दे दिया, तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमारी के पास विदा लेने के लिए पहुंचा और राजकुमारी को उठा करके घोड़े को तेजी से दौड़ता हुआ किले के बाहर बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे वही लोमड़ी का इंतजार कर रही थी। उसे देख करके लोमड़ी कहने लगी, बहुत अच्छा, अब तुम सोने की मैना को भी प्राप्त कर सकते हो। जब तुम सोने की मैना वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देख करके बहुत खुश होगा। तुम उसे कहना कि पहले सोने की मैना का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें इस घोड़े को दे दूंगा। जब वह राजा पिंजरा तुम्हारे पास लेकर के आए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे मैना तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस लोमड़ी ने राजकुमार को बताया था। वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा
और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते अपने घोड़े को कोड्ढे मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ देर चलने पर उसे वही लोमड़ी मिली। राजकुमार ने फिर उस लोमड़ी से कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी ही वजह से मुझे न सिर्फ सोने की यह मैना मिली है, बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई है। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूं। लोमड़ी ने राजकुमार की बात सुनकर के कहा कि अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चला करके मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार ने कहा कि भला यह कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुमको मार दूं? यह कैसे हो सकता है? मुझसे यह तो नहीं हो सकता। इतना सुनक के लोमड़ी बड़ी दुखी होते हुए कहने लगी, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूं कि तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर कभी मत बैठना, और दूसरे तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार कहने लगा, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिन्हें फांसी होने वाली है? लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से विदा लेकर के लोमड़ी वहां से जाने लगी। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ ढाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ ही बैठी हुई थी और सोने की मैना का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार उस छोटे से गांव में जाकर के पहुंच गया जिसमें वह दोनों सराय थीं। उसी गांव में लोग जो थे वे खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल आए। सोने के घोड़े पर इतने सुंदर राजकुमार और साथ में बैठी हुई एक सुंदर राजकुमारी को देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग एकत्रित हैं और बहुत कुछ शोर हो रहा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी चल रही है। राजकुमार वहां से चल पड़ा और जाकर के उसी जगह पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली है वह कोई और नहीं बल्कि उसके ही बड़े भाई थे। वे लोग तभी से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरा काम करते थे, जुआ खेलते थे, जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार ले लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़ करके अब गांव वालों ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए निश्चित कर लिया था। राजकुमार भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो, लेकिन यह दोनों मेरे भाई हैं, इन सभी को छोड़ दीजिए। उसके बहुत कहने सुनने पर जो गांव वाले थे वह राजकुमार की बात मान करके राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को छोड़ दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ा करके आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं को देख करके बड़े राजकुमार ने कहा कि कुछ देर कुएं के पास बैठकर के आराम करते हैं, फिर वहां से चलते हैं। वहां ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। छोटा जो राजकुमार था वह राजी हो गया। अब तक वह यह काम भी भूल चुका था कि लोमधी ने विदा होते समय उसे क्या कहा था। वह घोड़े से उतर करके कुएं की दीवार पर जाकर के बैठ गया और आराम करने लगा। उसके दोनों भाइयों ने उसी समय मौका देख करके उसे कुएं में धकेल दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी को बिठाया और सोने की जो वह मैना थी उसका पिंजरा उठाया और वहां से वे दोनों निकल लिए। कुछ ही देर में वह लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौट करके उन्होंने राजा से कहा कि हम लोगों ने सोने की मैना को पकड़ करके लाए हैं और इसी मैना ने हमारे बाग से सोने के संतरे चुराए थे। इसके साथ ही हम एक यह सोने का घोड़ा भी और राजकुमारी को भी लेकर के आए हैं। यह सब देख करके वह जो राजा था वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सारे राज्य के जो लोग थे वह सब खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया था और जो सोने की मैना थी वह भी उदास रहने लगी थी। राजा ने जब बड़ी कोशिश की, लेकिन ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना वह सोने का जो घोड़ा था और ना वह सोने की जो मैना थी उसने दाना खाना शुरू किया।
इधर जो छोटा राजकुमार था वह कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी जो था वह बहुत कम था, इसीलिए उसकी जान बच गई थी और वह कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। अब उसे फिर से उसी लोमड़ी की बात याद आ गई। वह पश्चाताप करने लगा कि अगर मैंने उस लोमड़ी का कहना मान लिया होता तो इस नई मुसीबत में मैं नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी न जाने कैसे वहां पर पहुंच गई। उस कुएं के मुंह पर आकर के लोमड़ी बोली कि देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुमसे समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर जाकर के मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद कभी मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं तुम्हारी फिर से मदद करती हूँ और इसके बाद मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। लो, मेरी पूंछ पकड़ करके तुम इस कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर के वह जो लोमड़ी थी उसने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी और देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं की पेंदे में जाकर के वह राजकुमार के पास पहुंच गई। राजकुमार ने उस लोमड़ी की पूंछ को पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने राजकुमार से कहा कि जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन बिल्कुल होशियार होकर के रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारे जान के दुश्मन हैं, वे लोग जरूर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। इसके बाद वह लोमड़ी फिर से कहने लगी कि तुम कभी भी अपने जीवन में इन 3 लोगों पर विश्वास मत करना। पहले वे लोग जो स्वार्थी हो, और दूसरे वे लोग जो कभी भी किसी के नहीं हुए हैं और धन के लोभी, और तीसरे वे लोग जिनमें दया का कोई भाव नहीं है। ऐसे लोगों पर जो भी व्यक्ति विश्वास करता है वह पूरे जीवन धोखा उठाता है। स्वार्थी और लालची और जिनके हृदय में दया नहीं हो, ऐसे लोगों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा नीचा देखता है। लोमड़ी इतना कहकर के वहां से चली गई और राजकुमार अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े जो थे वह उस राजकुमार ने पहन लिए। इस तरह भेष बदल करके वह राजकुमार अपने किले में पहुंच गया। वहां उसके पहुंचने पर एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा और वह दाना खाने लगा। सोने की जो मैना थी वह भी अपने पिंजरे में खुशी से चखने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू को पोंछ डाला और वह भी खुश दिखाई देने लगी। लेकिन उस राज्य का जो राजा था उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राजकुमारी से इसका कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा जो राजकुमार है वह अपनी नगरी को किसी तरह से बच करके यहाँ आ पहुंचा है। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही सुखी रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह रहा आपका सबसे छोटा वाला राजकुमार, जिसके कारण हम सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। अब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उसने बहुत अधिक प्यार करने लगा। राजा ने अपने राज्य की राजगद्दी पर उसी राजकुमार को बैठाने का उसी दिन निश्चय कर लिया। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को कोई धोखा नहीं दिया था, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा उनसे बहुत नाराज था। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ छोटे राजकुमार से राजकुमारी का विवाह राजा ने कर दिया और विवाह के बाद राजकुमार और राजकुमारी दोनों सुख से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूल चुका था जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वह राजकुमार जंगल में उसी लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में देखा कि वह लोमड़ी चुपचाप बैठी हुई थी। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली भी हो गई थी। राजकुमार को देखते ही उस लोमड़ी ने उस राजकुमार को पहचान लिया और कहा कि राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? कहाँ भूल गए तुम? राजकुमार ने कहा कि मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए अपने महल से निकला हुआ था। चलो मेरे बाग में आराम से तुम रहना, वहां तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का तुम्हें हमेशा भय बना रहता होगा।
लोमड़ी ने कहा कि नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूं और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? तुम्हारा काम तो अब निकल चुका है, अब तुम सुख से अपने राज्य में रहो। राजकुमार कहने लगा कि नहीं, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, बड़ी ही दया की है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं और उसी इनाम के कारण मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में रखना चाहता हूं। तुमको देख करके राजकुमारी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चला करके मुझको मार दो, लेकिन तुमने मेरा कहना नहीं माना। इसी में मेरा लाभ है। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूं जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चला करके मुझको मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर अपने देश में लौट सकूंगी। राजकुमार को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उस लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही उस लोमड़ी के प्राण निकल गए और वह लोमड़ी मर गई। उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकला आया और फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले हुआ। इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए और वहां राजकुमारी अपने बड़े भाई से मिलकर के बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय माता दी।